हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मैं आपके बीच आया था। मैंने पहले चरण में उत्तराखंड के शैलाश्रयों के बारे में बात की थी और अब उत्तराखंड के जो ऐसा साहित्य जो प्रामाणिक है या उत्तराखंड के बारे में बताता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वेदों की हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, वेदों में इसका वर्णन है, किंतु कूर्मांचल का तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा है। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का नाम उल्लेख है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा है कि बागदेवी का निवास बद्री आश्रम में है। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा केदारखंड और मानसखंड दो नामक ग्रंथों में की गई है, जो स्कंद पुराण के अंश हैं। आप सभी को मालूम होगा, एक स्कंद पुराण है जो उत्तराखंड के बारे में वर्णन कराता है, स्कंद पुराण। ठीक, इसके दो खंड हैं, एक मानस खंड है, एक केदार खंड है। इस बात को ध्यान रखना, नए स्टूडेंटों को बिल्कुल ठीक से ध्यान रखना होगा। केदार खंड और मानस खंड आप परीक्षा वाणी में पढ़ेंगे। जो केदार खंड है वो गढ़वाल को बताया जाता है और मानस खंड उत्तराखंड के बारे में बताता है, जो कि स्कंद पुराण के अंश हैं। और केदार खंड के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जलंधर खंड, कश्मीर खंड का वर्णन इन्हीं नामों के साथ प्रस्ताव किया है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। इसके साथ ही केदार खंड में पावन स्वर्गीय स्थल माने स्वर्ग के समान स्थल, गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार भी इसमें भगवान ने किया, जो कि 50 योजन है। बहुत सारी बातें अजय रावत जी ने बहुत सारी चीज़ें दे दी थी। गढ़वाल खंड जो गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत, हिमालय, तमसा अर्थात वर्तमान टोंस नदी से लेकर बौद्धांचल या नंदा पर्वत तक फैला हुआ है। बधाण एक पट्टी नहीं वरन पर्वत श्रेणी है, जो कि आज गढ़वाल को कुमाऊं से पृथक करती है। इतना पुनीत स्थान है जो जन्म लेने के लिए भी देवता तरसते हैं, ऐसा वर्णन वहाँ किया। इति तत्परम स्थानम देवानमपि दुर्लभम पंचाशतयोनायाम त्रिंशोदनम विस्तृतम इदम वे स्वर्गगमनम न पृथ्वी तामहो विभो। इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में ध्रुव, सगर, ध्यान से सुनना, गंगा जी के उद्भव की कहानी है। इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल मतलब गढ़वाल के विभिन्न तीर्थों में ध्रुव, सगर, दिलीप, भगीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने तपस्या की। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में 60 लक्ष्य संहिता की रचना की। जन्मेजय ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास कुमार नामक स्थान पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी, क्योंकि व्यास जी ने महाभारत लिखी ही वहीं। इसी ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा सहस्त्र से भी अधिक श्लोकों में की गई है। देवप्रयाग के बारे में आपने पढ़ा ही है, बहुत सारे विषय हैं वहाँ के बारे में। कौवे नहीं आते, और वहाँ एक दशरथ जी का भी मंदिर है, तो उसके बारे में कई श्लोकों में रचना की। उसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा, समग्र पापों का विनाशय कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है। हमारे एक टीचर थे, वो बहुत इसको जोर दे के कहते थे, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक देवप्रयाग को कहा गया है। देवप्रयाग गंगा नदी जहाँ से शुरू होती है, आप जानते होंगे। इतिहास के साथ भूगोल को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इस प्रकार श्री क्षेत्र श्रीनगर की श्रीयंत्र की स्थापना की थी यहाँ पर अजयपाल ने या किसी राजा ने की थी, मुझे ध्यान कनेक्ट नहीं है, मैं थोड़े दिनों से कनेक्ट नहीं हूँ तो इसलिए कन्फ्यूजन रहेगा। पर तो श्रीनगर की महिमा का गान करते हुए यहाँ पर सतनय नरेश कोलासुर का वध किया था नरेश ने। मानस खंड में उत्तराखंड के पूर्वी भाग में कूर्मांचल का वर्णन है। पूर्व में कूर्मांचल है, सभी को मालूम है। कुमाऊं का वर्णन है। ऐसे
स्कंद पुराण में कौन सा खंड कहा गया है? मानस खंड। तो मानस खंड में वर्तमान जो कुमाऊं क्षेत्र है उसका वर्णन विष्णु के कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। इस ग्रंथ में कुमाऊं की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, यहाँ पर अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण एक राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता तथा द्वापर युग में दुशासन आदि कुर्मांचल में पहुँचे थे। दुशासन, वही दुशासन जिसने साड़ी खींची थी भैया। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिव जी ने जागेश्वर में तपस्या की थी। शिव जी ने भी यहाँ तपस्या की। कार्तिकेय जी का जन्म भी यहीं हुआ भाई। और जगह भी और सारे मिलेंगे आपको वर्णन। इस ग्रंथ के अनुसार द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय, सुतय ब्रह्म ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी। महाभारत के वन पर्व में महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौम्य और सम्राट युधिष्ठिर को भारत के केंद्रों के विषय में बताते हैं। ऋषि धौम्य, राजन, सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो। अपने उद्गम स्थल से बहती हुई उत्तुंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थल से मंथर गति से विद्यमान होती है उस क्षेत्र को गंगा द्वार कहते हैं, और जो कि गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास का स्थान है। सनत कुमार ब्रह्म ऋषियों ने भी इस स्थान का पुण्य लाभ प्राप्त करके पवित्र कनखल हरिद्वार में है। वर्तमान समय में गंगा द्वार को हरिद्वार कहते हैं और कनखल नगर को हरिद्वार के निकट ही माना गया है। यहाँ की यात्रा की थी ऋषि धौम्य ने और महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन है बच्चों। तो प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः एक वन पर्व है। बहुत सारे पर्व हैं ना उसमें महाभारत में, तो एक वन पर्व है। तो यहाँ पर यात्रा की थी पांडवों ने। हाँ, प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। वन पर्व के अनुसार पांडवों ने जब बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा की थी तो दुर्गम वनों और विषम जलवायु को देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से यह कहा कि द्रौपदी तथा अन्य सेवकों के साथ गंगा द्वार में तब तक निवास करें जब तक वे बद्रीनाथ और गंधमादन कैलाश की यात्रा से लौट कर ना आए। ये अभी शुरुआती जो मैं आज दूसरा चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसमें बहुत डीप नहीं बोला है, तो अभी शुरुआत है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें और इसको समझें, क्योंकि धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे आप हिस्ट्री से। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये गणित में तो अलग अलग सवाल होते हैं, इतिहास में एक ही सवाल होता है, और इसी सवाल को अगर आपने हल कर लिया तो समझ लो आप पार कर गए। गणित में एक ही सवाल है और उस सवाल को समझने के लिए बहुत ही धैर्य की, गणित से भी कठिन विषय है इतिहास। तो जब उन्होंने कहा ना कि भीम से कहा युधिष्ठिर ने कि तुम लोग यहाँ रुक जाओ, तो तत्पश्चात यह निश्चय किया गया कि सभी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तत्पश्चात वे सुबाहु के विषय में पहुँचे। सुबाहु के विषय में मतलब विषय, पहले के क्षेत्र ना विषयों में बटे होते थे। ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा, पहले छोटे छोटे विषय हुआ करते थे। विषय जिले का नाम शायद होता होगा उस समय, या फिर किसी छोटे छोटे राज्य को कहा जाता होगा। तो वहाँ अपने सेवकों व सामग्री को रखकर वे पैदल हिमवंतगिरी के लिए चल पड़े। तो सुबाहु, आपको ध्यान है सुबाहु कौन है? सुबाहु वो राजा है, कुनिंद वंश का पहला राजा सुबाहु माना जाता है। तो उसके ही विषय में ये पहुँचे थे, उसके क्षेत्र में आए थे और वहाँ पर दरबार में उनके रहे। दरबार में क्या रहे मतलब उनके, पांडव तो राजा थे भाई, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, तो उनका तो बड़ा स्वागत हुआ होगा। तो दरबार में बैठे और ऐसे नहीं है, मतलब फिर वे हिमवंत क्षेत्र के लिए गए। अनेक सरोवरों, सरिताओं, वनों से युक्त पर्वतों को पार कर उन्होंने मलेच्छ गणों के देश में प्रवेश किया। तो अजय रावत जी ने इसमें वर्णन किया है, ते व्यतीत्य बहुन देशानुतराश्च पुरुनापि दध्यर्षुविदाश्चर्य कैलाश पर्वतोत्तम। अंत में उत्तर कुरु आदि देश में भ्रमण। ये जो पूरा एरिया था ना उत्तर कुरु, तो महाभारत में उत्तराखंड का नाम उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप नोट करेंगे। आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर हुए कैलाश, नर नारायण पर्वत और गंधमादन पर्वत और बद्री और विशाला आदि क्षेत्र के दर्शनार्थ गए।
इन क्षेत्रों में विचरण करते हुए उन्होंने मैनाक, मंदर, मेरू आदि पर्वत शाखाओं को भी देखा। तत्पश्चात वे सुबाहु के विषय में लौट आए, अर्थात वहाँ राज्य में लौट आए, और जहाँ से वे अपने सेवकों और सामान को लेकर दामुन से होते हुए आश्रम की ओर लौट गए। इस यात्रा विवरण में सर्वाधिक पर्वत और हिमवंत शब्दों का प्रयोग किया है। हिमवंत के नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाता था। हिमवंत शब्द उत्तराखंड के लिए प्राचीन अभिलेखों में यूज किया गया है। तो ये प्रश्न भी आया है पहले कि किस शास्त्र में उत्तराखंड के लिए हिमवंत प्रदेश का यूज किया गया, हिमवंत लिखा गया है। तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कुमाऊं और गढ़वाल के सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। ठीक है, मौलिक रूप से डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं उसके आसपास के प्रदेश उत्तर कुरु के अंग था, उत्तर कुरु का अंग था। तो उत्तर कुरु शब्द तो लिखा ही है। उसके सबसे दक्षिणी भाग के दक्षिणवर्ती भाव में मानव महाश्मकाल के सीमित मात्रा में कृषि कार्यों के लिए परिचायक हैं। तथापि इस क्षेत्र में कृषि के व्यापक विस्तार का श्रेय कुरुजनों को दिया जाता है। महाकाव्य काल में मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, भौगोलिक और राजनीतिक कुछ अधिक स्पष्टता के साथ मिलता है। महाभारत के आदि पर्वों में उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु 2 क्षेत्र दिए हुए। महाभारत के आदि पर्व, एक और पर्व का नाम इसमें दिया है, देखो आदि पर्व। उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु 2 देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस काल में उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर कुरु के अंतर्गत था। सभा पर्व, तीसरा पर्व सभा पर्व है। पहला वन पर्व, दूसरा पर्व हमने अभी पढ़ा आदि पर्व, अब सभा पर्व। सभा पर्व में वर्णित उत्तर दिग्विजय प्रसंग में उत्तराखंड की भौगोलिक जाति व्यवस्था को संदर्भित किया गया है। आपको ध्यान होगा जब युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य स्थापित किया तो युधिष्ठिर के उसने राष्ट्रीय यज्ञ किया। तो राष्ट्रीय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से गंगा जल, पुष्प, बल संपन्न औषधियाँ, भार में पीपली का स्वर्ण जो रेत से निकला जाता था, एक नदी का नाम आएगा, अभी आप जब डीप पढ़ेंगे तब ध्यान आएगा, और मधु भेंट में आया था। मधु क्या होता है? शहद। इस संदर्भ में यहाँ की जातियों के नाम भी हैं। जांगुड़, ये प्रश्न दिया है, कौन सी जातियों का वर्णन महाभारत के इस पर्व में आता है? ये कौन सा पर्व है? सभा पर्व में जांगुड़, रामठ, खस, तंगड़ आदि नाम मिलते हैं। यशवंत सिंह कटोच जी का मानना है कि उद्योग पर्व भी है वहाँ पर, जो उसका महाभारत का उद्योग पर्व है, उसमें उल्लिखित महाभारत युद्ध में जो दुर्योधन के पक्षधर थे पर्वतीया, ऋग्वेद के पारावत जन थे। पर्वतीया लोग रहे होंगे, तो ऋग्वेद में जो वर्णन दिया है उसके पारावत जन थे। इसका आशय है कि गढ़वाल तथा उसके पास में जिस भौगोलिक प्रदेश में यह अवस्थित था उस काल में उत्तर कुरु कहते थे, तथा राजनीतिक दृष्टि से यह स्वतंत्र होते हुए भी हस्तिनापुर के कुरुओं के मात्र ये वो वर्णन पढ़ रहे हैं हम जो महाभारत में वर्णन किया है। आज महाभारत की बात कर रहे हैं। तो महाभारत काल में इस प्रदेश की कुछ राजनीतिक इकाइयों का वर्णन मिलता है। ये सब महाभारत पुस्तक में मिलता है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नागराज कौरव की कन्या उलूपी से विवाह गंगाद्वार में हुआ था। तो आदि पर्व में वर्णन है कि अर्जुन का एक विवाह हुआ था जो उलूपी से हुआ था। ये ऐरावत कुल की नागराज कौरव की कन्या थी। ठीक है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का मत है गंगाद्वार तब नागों की राजधानी ज्ञात होती है। नाग कन्या थी ये उलूपी, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार इस प्रदेश में कुनिंद विषय में आपको कहीं पढ़ने को ये भी मिलेगा कि उत्तराखंड में नाग रहते थे ना। तो ये वेनी नाग, कौन से नाग हैं? धौली नाग, और ऐसे नाग देवताओं के मंदिर भी उत्तराखंड में मिलते हैं। जो वेरी नाग जगह हैं, ये सब उन्हीं के नाम से हैं। तो ये डीप जब आप पढ़ेंगे, जब आप इनको कनेक्ट करेंगे, इतिहास कनेक्ट करने का विषय है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट समझ रहे हैं आप? इसको भाव लेना पड़ेगा। तो अपने मन में इसको
आत्मसात करना पड़ेगा, तो कलेक्ट करना पड़ेगा, चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप बेरीनाग से क्या समझेंगे कि क्या समझेंगे, बेनीनाग मंदिर से, धौलीनाग देवता से आप क्या समझेंगे। तो इस प्रकार इस प्रदेश में कुनिंद विषय का उल्लेख है। जो अभी हमने पढ़ा कुनिंद राजा सुबाहु के बारे में, तो कुनिंद विषय का सभा पर्व, अरण्यक पर्व, भीष्म पर्व, एक भीष्म पर्व है, तीनों में मिलता है। इसका राजा कुनिंद सुबाहु कहा गया है। कुनिंद विषय ही सुबाहु का विषय है। जो कुनिंदों का राज्य है वो सुबाहु का राज्य है, जहाँ वनवास काल से लौटते समय पांडवों ने सुबाहुपुर में एक रात विश्राम किया था। सुबाहुपुर की पहचान गढ़वाल के श्रीनगर से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार महाभारत काल में इस प्रदेश की, महाभारत काल में कौन कौन जातियाँ थी यहाँ उनका वर्णन कर रहा हूँ। खस, तंगड़, किम्म पुरुष आदि जनजातियों के अस्तित्व में कम से कम 3 राजनीतिक शक्तियाँ स्पष्ट होती हैं। गंगाद्वार क्षेत्र से, हरिद्वार की बात हो रही है, गंगाधार क्षेत्र से नागराज, कौरव्य, सतलज से अलकनंदा तक के विस्तृत भाग को कुनिंद सुबाहु और राजधानी सुबाहुपुर जो है श्रीनगर में थी, अथवा श्रीनगर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग में असुरबाण का राज्य था। बाणासुर का राज्य सभी ने तो पढ़ा है, बाणासुर की राजधानी वहाँ थी, वो जोशीमठ में। तो मध्य हिमालय की ये समस्त जातियाँ महाभारत की रचना के समय उत्तर कुरुक्षेत्र में निवास करती थी। बाणासुर की किसकी पुत्री थी वो, जिससे विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तराखंड में काशी युग, अब हम अलग विषय में बात कर रहे हैं, हाँ आगे बढ़ जाते हैं इससे। तो उत्तर भारत में काशी युग मानव ने 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया, और इस काल के मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम मिलते हैं। मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कालकूट, कुलुन, कत्री, युगंधर, रंकू, भारद्वाज। यह जनपद कुरु और उत्तर पांचाल राज्यों के उत्तर में स्थित थे। पांचाल राज्य आपने सुना होगा, जहाँ की पांचाली थी। तो ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आरंभ में कुनिंदों की अनेक शाखाएं इन राज्यों में रहती थी। कुनिंद वंश को अलग से पढ़ेंगे, किसी दिन मिलेगा तो डिटेल में बताएंगे। तो इसी कुनिंदों का राज्य होता था उत्तराखंड में, बहुत समय तक रहा। कुनिंदों की अनेक शाखाएं रही। इनके बहुत सारी मूर्तियाँ, क्षत्रेश्वर युग की काल की मूर्तियाँ, और अमोघ भूति इसका प्रतापी राजा था। ये सब आप पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। इस प्रकार मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल की कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय यूनानी किसी स्रोत के मध्य हिमालय के उक्त जनपदों के अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो मौर्य काल के बारे में बात करते हैं। कालसी में अशोक सम्राट के शिलालेख मिला, आपको पता है। शिला प्रज्ञायन की प्राप्ति से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश अशोक के राज्य की उत्तरी सीमा पर था। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र में अशोक का साम्राज्य था, परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों में शासन से पूर्व कुनिंद नरेशों द्वारा रहा होगा। देखो, मौर्य काल से पहले कुनिंद थे, इस बात की इसकी कोई वो नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो इससे पहले और भी लोग रहे होंगे। अजय रावत जी ने इतना डिटेल में नहीं लिखा है, कुनिंदों को भी अभी समझाया है, कुनिंदों के बारे में भी बात होगी। अभी और भी विषय इसमें डीप में आएंगे, ये तो हम शुरुआती विषयों को पढ़ रहे हैं। तो कुनिंदों को मैं शुरुआत से शुरू करूँगा। कुनिंदों के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो अजय रावत जी ने जो लिखी होंगी वो भी बोलेंगे, बताएंगे आपको। कुछ हमें जानकारी होगी तो वो भी बताएंगे। हालांकि प्रमाणिक होना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, तो इसके लिए एक बार स्टडी भी करना पड़ेगा। और किताब में तो यहाँ सीधे यशवंत सिंह कठोच जी ने के डिटेल के अनुसार अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का वर्णन करते हुए अजय रावत जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है।
पर कुनिंद काल आप लोग अलग से पढ़िएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपने चैनल का प्रचार करूँ और इन सब चीज़ों से अपना टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट करूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं केवल अजय रावत जी की किताब के विषय को पढ़ूँगा और जो अजय रावत जी की किताब में जो लिखा होगा वही सब पढ़ूँगा। मैं अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा। मैं कहूँगा कि अजय रावत जी की किताब से जो आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ द वेरी डीप थिंग्स। इसमें जितना आप पढ़ लें उतना अच्छा है। जो छोड़ दें, जैसे ना महाभारत में लिखा है ना वो, कि महाभारत के बारे में वर्णन है, हमने आज महाभारत पढ़ा है, तो महाभारत में लिखा है कि जो इसमें है वो सारे जहाँ में है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसे अजय रावत जी की ये किताब उत्तराखंड का समग्र इतिहास, इसमें इतिहास के बारे में पकड़ा ज़रूर है, टच ज़रूर किया है। फिर आपकी इच्छा बनती है आप इतिहास को कितना चाहते हैं और आप कितना डीप जाना चाहते हैं, आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं। आप अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना चाहेंगे तो मेरे विचार से यह संभव नहीं होगा। अगर आप ये धारणा नहीं बनाएंगे कि मेरे को इसलिए पढ़ना है कि मुझे अपने राज्य के बारे में जानना है, अपने उत्तराखंड के बारे में जानना है, इतनी जानकारी तो मुझे जाननी ही चाहिए, अगर आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे तो यह आपके लिए प्रश्न और उत्तर का खेल बनता जाएगा। आपके प्रश्नों और उत्तरों की एक लंबी लिस्ट बनती जाएगी और आप एक दिन उन उत्तरों और प्रश्नों और इन नोट्सों के बीच दब कर रह जाएंगे। सो यू लर्न एंड लव उत्तराखंड, रीड अबाउट उत्तराखंड एंड इसे फील कीजिए। ये देवभूमि है, इसे फील कीजिए। तो आज तो हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा उत्तराखंड के बारे में। ये जो आज महाभारत के वन पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व में जो बातें लिखी हैं, शैलोदा नदी है वो, शैलोदा नदी का स्वर्ण, पीपली का स्वर्ण लिया गया था। अब ये जानने का विषय है कि शैलोदा नदी कहाँ है। तो इस सैलोदा नदी से स्वर्ण, पीपली का स्वर्ण महाभारत के रासु युग में युधिष्ठिर ने जो किया था, श्री कृष्ण जी की ने जहाँ लोगों के चप्पल उठाए थे, चप्पलों को साफ किया था, बर्तनों को, लोगों के जूठे पात्र उठाए थे, सबसे कनेक्ट होना ज़रूरी है। सब कनेक्ट होंगे तब जाके। पीपली का स्वर्ण वाली शैलोदा नदी कहाँ थी? चमोली ज़िले में शायद पड़ती है। आज भी इससे सोना निकलता है, पर इतना सोना निकालने में इतना पैसा लग जाएगा कि जितना पैसा उससे प्राप्त ही नहीं होगा। अर्थात उतना सोना निकलेगा जितना पैसा ही नहीं मिलेगा उसे। हम सोने की खान लगाएंगे सोना निकालने की, तो उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा जितना सोना नहीं निकलेगा। तो इसलिए सरकार ऐसी योजनाओं को नहीं लाती है। सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एंड आप पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे। क्यों पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बातों को मैं गौर कर रहा हूँ, मैं इसको वीडियोज़ को मैं आगे बनाऊँगा। मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और आप लोग पसंद करेंगे तो अच्छा है। कमेंट में बताइएगा आप लोग, आपको कैसा लगा इसको सुन के, और क्या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है ये भी आप बता सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने के प्रवाह में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन बातों को भी मैं ध्यान रखूँगा आगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ये टॉपिक है, ये जो बातें हैं, ये जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, छोटे छोटे प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। और आज की सबसे प्रामाणिक पुस्तक अजय रावत जी की ये उत्तराखंड का इतिहास, राजनीतिक समग्र इतिहास है, और इससे यूकेएसएससी एग्ज़ाम बनाता है, और इसी को से आपको पढ़ना है। अगर आप इससे नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। परीक्षा वाणी आपको छोटे छोटे चीज़ देगी, आपको 3 प्रश्न देंगे, प्रश्न मिलेंगे परीक्षा वाणी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ अजय रावत जी से आएगा, पर अजय रावत जी वाली पुस्तक की से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये सबको पढ़नी चाहिए, उत्तराखंड के स्टडी करने वाले सब भैया बहनों को पढ़नी ही चाहिए। और आप नहीं ख़रीद रहे हैं, इससे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा था कि इसको जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो भी आपको उपलब्ध कराऊँ। पर किताब तो सबके पास है, जिनके पास समय नहीं है, जो सुनना चाहते हैं, मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया। और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस। अगर आप नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो नहीं सुनेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन और नोट्स और इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ेंगे।
तो मेरी शुभकामनाएं हैं। कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा आगे, आज प्रवक्ता की भर्ती आई है, उसमें भी उत्तराखंड का इतिहास आएगा। इतिहास ही नहीं आएगा, भूगोल भी आएगा। तो जैसे जैसे कंटेंट आता रहेगा, समय मिलेगा तो हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। वी विल कनेक्ट विथ यू टाइम टू टाइम। लेकिन इसमें मेरा मानना यही है कि स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, चीज़ों को आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अभी शुरुआत था ये इस वीडियो का, इसमें अभी चीज़ों को छुआ ही नहीं है, डीप नहीं गए हैं। ये तो जो इसमें था क्या कि ये उत्तराखंड के प्रस्तावना के बाद जो उत्तराखंड का एक परिचय था ना, उस परिचय में ये विषय था। अभी कितना डीप जाना है, फिर इसमें जो टाइम टू टाइम आगे बढ़ पाएंगे तो वो कितना बढ़ पाते हैं ये इम्पोर्टेंट होगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं पेपर के लिए नहीं, शुभकामनाएं पढ़ने के लिए, कि आप अपना मन बना सकें, आप कंटेंट को बना सकें, आप नोट्स बना सकें, आप चीज़ों को अच्छा पढ़ सकें। और प्रैक्टिस सेट लगाना मैं सबको वो प्रे करूँगा। सबसे मैं सबको मैं एडवाइस दूंगा कि आप सब प्रैक्टिस सेट लगाएं, कहीं से कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ख़रीदें और स्टडी करें और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। चाहे आप कितने कमज़ोर हों, चाहे आप शुरुआत कर रहे हों, कई सारे भैया बहन नए बच्चे इस पे अपना आजमाएंगे, समय आजमाएंगे, अपना जीवन को नया दिशा देंगे और ये बहुत अच्छी जर्नी है। आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी। पिछली बार मैं कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड हाई कोर्ट निकला था, पर जो टाइपिंग थी उसमें थोड़ी दिक्कत होने के कारण से मैं पीछे रह गया। हालांकि मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे थे, पर यही रहा, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वहाँ गया था पर मैं नहीं टाइपिंग कर पाया। हालांकि मैं पिछले 12-14 सालों से टाइपिंग करता हूँ। तो अपने बारे में इतना बताना ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़ें और इस एग्ज़ाम को इसको पढ़ें। उत्तराखंड का राजनीति इतिहास, इस विषय को मैं और आगे बढ़ाता रहूँगा, इसको आगे पढ़ाते रहूँगा। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप अपना व्यू मुझे देंगे। थैंक यू।